हाय देयर, अस्सलाम वालेकुम। आज 42 के साथ आपकी मेज़बान ज़ोया मलिक। अगर हम बात करें अदाकारी की तो बहुत कम अदाकार ऐसे हैं जो अपने फ़न को बखूबी निभाना जानते हैं। हमारे आज के शो की मेहमान शख्सियत अदाकारी में एक मुनफरिद मकाम रखती हैं। स्टेज की एक बहुत नामवर अदाकारा हैं। हम बात कर रहे हैं मेघा की, जिनके घर के बाहर मैं इस वक्त खड़ी हुई हूँ। अपने घर में वो हमारा इंतज़ार कर रही हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है, आपको बिल्कुल इंतज़ार नहीं करवाएंगे और जल्दी से आपको उनके घर के अंदर लेके चलते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? वेलकम एंड गुड टू सी यू। मेघा, अपनी इब्तिदाई ज़िंदगी के बारे में हमें बताएं। बस दिल जीतने का मकसद रखो, दुनिया जीत कर तो सिकंदर भी खाली हाथ ही गया। सो मकसद यही रहा कि जो भी काम करूं उसमें नयापन हो। और दुनिया तो आपको पता है कि जब तक उनको कोई चेंज ना दिखाया जाए, वैरायटी ना दिखाई जाए, वो आपको फॉलो नहीं करते। तो मैंने अपने काम में हमेशा इनफरादियत दिखाने की कोशिश की और मोहब्बतें बांटने की कोशिश की। सो दैट्स वाई आज जो कुछ भी मैं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, वो उसमें मेरे अल्लाह पाक की रहमतें, मेरे माँ बाप की दुआएं, मेरी फैमिली का साथ। और अब मैं जो सिंगिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आगे चल रही हूँ उसमें मेरे हस्बैंड का बहुत हाथ है। सो मैं इस मामले में हमेशा खुद को ब्लेस समझती हूँ। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अपनी इब्तिदाई तालीम कहाँ से हासिल की, किस स्कूल से, आगे क्या सिलसिला रहा, ये बताइए। स्कूलिंग मेरी हुई जॉन मैकडॉनल्ड से और उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन की। और ग्रेजुएशन करने के बाद जैसे सबको पता है कि मैंने CSS की तैयारी स्टार्ट की, साथ MA में एडमिशन लिया। लेकिन ऑल ऑफ सडन कुछ इंसान की सोच आपको पता है चेंज होती रहती है और कुछ ना कुछ, क्योंकि आर्टिस्टिक माइंड तो मैं थी, क्रिएटिव तो थी, तो वो एक तबीयत में कुछ चेंज करने का मूड आया। सो राइट अवे मैंने अपनी मदर से इजहार किया कि मैं आर्टिस्ट बनना चाहती हूँ और इसमें कुछ करना चाहती हूँ। तो उन्होंने हमेशा मेरी हर बात को माना और बड़े अच्छे तरीके से गाइड किया। तो मेरे लिए कह लें कि कोई मसला नहीं हुआ। मैंने अपनी मदर से जब ख्वाहिश का इजहार किया तो उन्होंने कहा बेटा गो हेड, और मुझे पता है कि तुम जो भी करोगी अच्छा करोगी। और इस फील्ड में एक मुनफरिद जो पहचान मुझे अल्लाह पाक ने दी, शायद उसमें मेरी तालीम का बहुत हाथ है। मेघा बचपन में शरारती थी? पूछे कुछ मत। कोई यादगार वाक़या? ये मैं आपको बताऊं कि किस वक्त था कि मैं शरारत नहीं करती थी। कि इवन मेरी मदर मुझे कहती थी नहीं तेनू चैन नहीं गा, तू टिकदी नहीं। तो सारी बात है, हर बंदा बचपन में बहुत शरारती होता है। और कुछ शरारतें तो मेरी इतनी ख़तरनाक थी कि अगर अल्लाह ने मेरी ज़िंदगी ना लिखी होती तो आज मैं आपके सामने ना बैठी होती। उसमें एक ये चीज़ थी कि मैं बहुत ज़्यादा ना मुझे घूमने फिरने का शौक़ था। अक्सर मैं गुम हो जाया करती थी बाहर। और फिर एक जो मेरी सबसे जो ख़तरनाक शरारत जो मुझे अब भी मैं सोचती हूँ तो मुझे डर लगता है कि अगर ये हो जाता तो क्या होता, कि मैं तीसरी मंजिल से एक हाथ पे लटक गई थी ऐसे उल्टी होके ना नीचे की तरफ, कि अगर मेरा वो हाथ स्लिप हो जाता तो मैं नीचे थी और मेरा काम तमाम हो जाना था। और उसके अलावा फिर एक बार ये हुआ कि आपको पता है कि थोड़े से हजूम में लोग वो, जैसे अभी भी हम लिबर्टी जाएं तो वो पटारियों में सांप ले आते हैं तो एकदम निकाल के सामने रख देते हैं। वो हम भी जाहिर बात है अनारकली शॉपिंग के लिए गए तो वहाँ पर एक किसी तरह का ना कुछ हजूम इकट्ठा हुआ तो मैं आपको पता है सबसे आगे। और इन कामों में तो मैं सबसे आगे। जब मैं वहाँ गई तो देखा वो आदमी एक पटारी से ना एक बड़ा खतरनाक सा, और वो दिखा रहा है। ऑल ऑफ सडन वो सांप उसके ना हाथों से निकल गया। हाँ, डर लगा ना। लगा, बिल्कुल और वहाँ फिर जब भाग दौड़ कहाँ गया पता नहीं वो कहाँ से फिर उसने ढूंढ लिया। लेकिन वहाँ पे जो भागदौड़ मची और जो मुझे डर लगा, फिर उसके बाद थोड़ा सा एहसास हुआ कि ऐਵੇਂ हर जगह नहीं चले जाना और एहतियात करनी चाहिए। तो बचपन तो बहुत शरारतें, फिर स्कूल में बहुत हमारी शरारतें थी, कॉलेज में बड़ी शरारतें थी, और अपनी फ्रेंड्स के साथ आपको पता छेड़छाड़, और जो फेयरवेल वाले दिन आपके साथ जो होता है वो शरारतें। और जो लास्ट डे हमारा मैट्रिक का था, और
क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन जो की है वो हुमायतुल इस्लाम से की है, FA BA वहीं किया, तो वहाँ पे 4 साल अच्छे खासे हमने स्पेंड किए। अच्छा। स्कूल नहीं भूलता, वो जो स्कूल की यादें ना वो नहीं भूलती। और स्पेशली जब ब्रेक होती थी तो ब्रेक पर जो एक दौड़ें लगती थी कि सबसे पहले जाके चीज़ हमने लेनी और हमने खाना खाना है, उसमें भी ऐसी ऐसी शरारतें कर जाने के जो आगे खड़ा है उसको चूटी काट के निकल जाना कि पहले आगे निकल जाए। तो वी मिस आवर चाइल्डहुड। जिंदगी में किस शख्सियत ने सबसे ज़्यादा मुतासिर किया है? मुझे तो लगता है कि लोग ही मेरे मुतासरीन में से हैं। और जो आपकी देखिए पहली पर्सनैलिटी होती है जो जिसको देखकर आप बड़े होते हो, वो आपकी वालदा होती है। तो मेरी वालदा मेरी बहुत ही खूबसूरत शख्सियत रखती थी और उन्होंने बड़ी अच्छी ग्रूमिंग की। बाकी दुनियादारी के हिसाब से आपको पता ही है कि जो भी अच्छे काम कर रहे हों उन पर्सनैलिटीज़ की अच्छी बातों को ज़रूर देखकर आपको होना चाहिए अट्रैक्टिव, और अपने आप में उनकी खसूसियत को कॉपी करने के बजाय आप अपने अंदर उस चीज़ को ग्रूम करें कि आप भी अच्छे काम करें, और शख्सियत पर आप कॉपी करेंगे तो आप पर छाप लगेगी कि आप तो किसी की कॉपी कर रहे हैं। इसलिए मैं ये कहूँगी कि मैं किसी की शख्सियत से मुतासर नहीं हूँ, मुझे अपनी ही शख्सियत पसंद है। मेगा स्टेज पे अपने करियर का आगाज़ कब किया और कैसे किया? ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। मैं कब से वेट कर रही थी कि आप मुझसे क्वेश्चंस करें, स्पेशली ये वाला क्वेश्चन कि मेरा जो आगाज़ था उस वक्त हुआ जब मेरे सामने एक बड़ा ही टफ कंपटीशन था। और ये 2001 की मैं आपको बात बता रही हूँ, 22 जुलाई 2001 संडे का दिन घुंघरू गिरा शरीफों में मेरा पहला वो स्टेज प्ले हुआ ऑन स्टेज, जिसको लोगों ने बहुत ज़्यादा लाइक किया। और मेरी जितनी भी माशाल्लाह कोलीग्स हैं स्टेज में मुझसे वो बहुत ज़्यादा सीनियर हैं, लेकिन अक्सर औकात वो किसी भी टीवी शो में आकर ज़रूर ये कहती हैं कि हमने जब काम किया तो हम 11 साल की थी। तो मुझे एक अजीब सा ही लगता है वहाँ पे सीन, यार ये अगर 11 से 21 भी हो जाए तो इट डजंट मैटर, क्योंकि देखें एज इज़ जस्ट अ फिगर और इसमें आपकी शख्सियत का उससे कोई लेना देना नहीं है। और आपको खुश होना चाहिए कि अल्लाह पाक आपको जो कामयाबी दें आप उसको ओन करें। तो माशाल्लाह 2001 से ऑनवर्ड्स आपके सामने मेघा रहती है। और अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि दुनिया स्टेज की कताला से भंगड़ा क्वीन तक का सफ़र आपने कैसे तय कर लिया, पता ही नहीं चला। मेगा, जिस वक्त आपने ज्वाइन किया वो ज़माना एक बहुत टफ कंपटीशन का ज़माना था, किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ा? जोया, वैसे मैं आपकी इस बात से एग्री नहीं करती कि वो ज़माना और ये ज़माना। आज का ज़माना ज़्यादा टफ है, क्योंकि आजकल तो लोगों के पास इतनी ज़्यादा ऑप्शंस हैं कि आप घर बैठकर आप अपनी फेम हासिल कर सकते हैं, जिसको हम आजकल सोशल मीडिया सेंसेशंस के नाम देते हैं। उस दौर में जो भी काम होता था वो बड़ा ही कैलकुलेटेड होता था। लाइक अगर मैं उसी ड्रामे की मिसाल दूं तो हमने उस ड्रामे को जब तैयार किया तो उसमें ऑलमोस्ट 3 to 4 months लगे। अच्छा। हमने उसको तैयार किया, उसकी आइटम्स को तैयार किया, उसकी प्रैक्टिस की, उसकी बार बार रिहर्सल्स की। इवन जब वो ड्रामा 3-4 महीने चल गया तो एक दिन इफ़ज़ाल साहब ने फिर रिहर्सल्स रख ली कि ये ड्रामा आज आपने ठीक नहीं किया, आपका फुटवर्क ठीक नहीं था। सो मैं समझती हूँ कि वो बड़ा ही अच्छा दौर था और उसमें काम को अहमियत दी जाती थी कि अगर आप वट एवर जो भी हैं, आपका नाम होगा XYZ, डायरेक्टर को कोई गर्ज नहीं होती थी, उसको परफेक्शन ऑफ वर्क चाहिए होता था। सो मैं समझती हूँ कि अभी भी अगर हम अपने काम की तरफ तवज्जो दें, स्क्रिप्ट पर, डायरेक्शन पर और चॉइसेस ऑफ कैरेक्टर्स पर। आज ये है कि अगर आपके पास कोई कैरेक्टर है और वो उसका हक नहीं है तो सिफारशी एक्टर को एंटर कर दिया जाता है, तो वो उस कैरेक्टर के साथ तो नाइंसाफ़ी होगी ना। सो इस वजह से भी बहुत ज़्यादा इसको नुकसान पहुंचा। लेकिन चॉइस इज़ योर्स, आपने क्या करना है। तो मैं समझती हूँ कि ज़माना कोई भी हो मुश्किल ही होता है, आपको अपना दी बेस्ट ही देना होता है। मेगा, आपके ख्याल में स्टेज पे काम करना ज़्यादा मुश्किल है या फिल्म में काम करना? देखिए, फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो लाइव परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है, बिकॉज देयर इज़ नो मार्जिन ऑफ टेक टू। अगर आप एक पब्लिकली इसको देख लें, क्योंकि पब्लिक के सामने लाइव परफॉर्म करना
इज़ वेरी हार्ड। और फिल्म में ये होता है कि आपने अगर सही नहीं किया तो आप कट करवा के रीटेक करवा लेते हैं, उसमें मार्जिन ज़्यादा होता है। तो मुश्किल तो दोनों ही हैं, आसान तो कोई भी नहीं है। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जो स्टेज पर काम करना है वो किसी के लिए आसान नहीं है, बिकॉज इट्स नॉट अ जोक। क्योंकि आप हज़ारों के मजमे के सामने काम कर रहे होते हैं और ज़रा सा भी झोल आपके किसी अंदाज में आया या गुफ्तगू में आया तो पब्लिक हुटिंग स्टार्ट कर देती है। पहले दिन कैसा तजुर्बा था जब स्टेज पे लाइव काम किया? क्योंकि उससे पहले ऑलरेडी मैं मूवीज़ बहुत ज़्यादा कर चुकी थी। क्योंकि यहाँ मैं ऐड ऑन करते चलूँ कि मेरा जो पहला शौक़ था ना वो फिल्म था, सिल्वर स्क्रीन का पर्दा था। और लेकिन वो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला ने कुछ डिफरेंट वेज बनाए होते हैं आपकी तरक्की के लिए। तो वो एक्सपीरियंस की बुनियाद पर मैं ये कहूँगी कि डर तो था, ऑब्वियस सी बात है, पब्लिक बैठी है सामने, लेकिन उतना नहीं मुझे फील हुआ जितना किसी न्यू कमर को होता है जो फर्स्ट टाइम पब्लिक को फेस कर रहा हो। तो और मेरे साथ जो आर्टिस्ट थे ऑन स्टेज, जिनमें सरदार कमाल साहब, इफ्जाल साहब, चकोरी बेगम, इरफान खुसर, सो मतलब कि उनके कॉन्फिडेंस लेवल को ही देखते हुए थोड़ा सा मेरे अंदर भी एक कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली डेवलप हुआ था। तो मैं समझती हूँ कि स्टेज बहुत मुश्किल है। सबसे पहली फिल्म कौन सी थी जिसमें आपने काम किया, और कास्टिंग का जो प्रोसीजर था वो सारा किस तरह से हुआ था? जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जब मैंने अपनी मदर को कहा कि मुझे काम करना है मूवीज़ में, मुझे शौक़ को इस वक्त बहुत ज़्यादा सर चढ़ के बोल रहा है, तो चूँकि फैमिली टर्म्स थे मैडम संगीता जी के साथ, और उनसे फिर ज़ाहिर रब्ता किया तो उनसे मुलाकात हुई, तो उन्होंने मुझे फ़िल्म ऑफ़र की जीत। मेरी पहली फिल्म जीत थी और उसके बाद जीत का एक ऐसा सिलसिला जारी हुआ कि जो अल्हम्दुलिल्लाह आज तक जारी है। सो आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड। हाँ, उस दिन कैमरे को फेस करते हुए ना यकीनन तोते उड़े थे, और 2-4 टेक्स के बाद ओके हो गया सीन। चूँकि मेरी जो स्पेशलिटी थी वो एक वर्सटाइल ऑफ डांस था, तो उसमें चूँकि इतनी मैं कॉन्फिडेंट होती थी कि बाकी जो भी कमियां कोताहियाँ होती थी ना वो उसमें कवर हो जाती थी। सो इस तरह मेरे फिल्मी करियर का आगाज़ हुआ, और फिर बहुत सारी मूवीज़ की जिसमें अल्टीमेटम, शगना दी मेहंदी, घराना, दो बूंद पानी, जानो फड्डेबाज, मुर्शद बादशाह, पिंगाम, अंगारे, रेशमा एंड सो इस तरह से चलता रहा। अगर टीवी की बात करें तो टीवी के किन किन प्रोजेक्ट्स में आपने काम किया? अगर जो हिट प्लेस की मैं बात करूं तो जैसा कि आपको पता है कि ऐनक वाला जीन एक बहुत ही मकबूल प्ले गुजरा था, पार्ट 2। उसके पार्ट 2 का वह हिस्सा बनी जिसमें फितना जादूगरनी का मेरा कैरेक्टर था, जो कि आज भी अक्सर लोग मुझे कहते हैं आप वही है ना जिसने फितना का किरदार किया था। मैंने कहा हाँ जी, किरदार किया था, मैं फितना नहीं हूँ। तो उसमें वो मेरा एक डायलॉग बड़ा मशहूर हुआ था। अगर आप कहें तो मैं आपको जरूर। मैं हूँ फितनों का फितना, दुनिया में कोई नहीं है मेरे जितना, मैं ऐसा फितना फैलाऊंगी, हाथ किसी के ना आऊंगी, जो जी चाहे कर जाऊंगी, मैं हूँ फितनों का फितना। तो ये लोग अभी भी कहते हैं कि वो हमें आपका जो डायलॉग है ना वो बड़ा याद है। और इसके अलावा फिर अयूब खावर साहब के कुछ म्यूज़िकल प्रोग्राम से रिलेटेड उसका मैं हिस्सा रही, जिसमें गाने दो गाने, और शाहिद चुगताई साहब का प्रोग्राम मैंने किया गोल्डन हिट्स के नाम से, जिसकी होस्टिंग भी मैं करती थी, और जिस लेजेंड को हम ट्रिब्यूट देते थे उनके सुपर हिट सॉन्ग पर मैं परफॉर्म भी करती थी। उसके अलावा अभी रिसेंटली मेरा एक ईस्टर पर प्ले ऑन एयर हुआ है, जब तक है सांस, जो कि स्पेशल गिफ्ट था हमारी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उनके लिए। वो बहुत पीटीवी होम से पसंद किया गया। और अली बाबा सारे चोर, फूल वाली गली, और बस वापस जाते जाऊं तो नाम याद आते जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी ऑफ वर्क बहुत किया। इनफरादियत पेश करना और अपनाना एक बहुत ही मुश्किल काम है। अगर रक्स की बात की जाए तो आपने रक्स की दुनिया में एक बहुत मुनफरिद नाम पैदा किया है। ये अंदाज कैसे अपनाया आपने? सच बताऊं,
इस अंदाज को अपनाने के लिए और इसमें जान डालने के लिए एक ज़िंदगी वक्फ करनी पड़ी इसके लिए, क्योंकि ज़ाहिर बात है जो आर्टिस्ट होता है वो अगर कहीं राइट लेफ्ट निकल जाए तो वो अपनी मंजिल पा नहीं सकता। तो मैंने जब इसको स्टार्ट किया, क्योंकि बचपन से शौक़ था, अगर ये शौक़ ना हो तो आप ये काम कर भी नहीं सकते। तो जब मुझे मौका मिला, उस मौके को मैंने अपनी गुड लक समझते हुए, जब मुझे फ्री हैंड मिला, स्पेशली सैयद अफजाल साहब की तरफ से और इरफान खुसर और ख्वाजा परवेज़ साहब की तरफ से कि मेघा ये काम आपने करना है और दिल से करना है, कोई आपको फोर्स नहीं करेगा। तो वो उस वक्त एक ऐसी चीज़ निकल कर सामने आई जब वो मैंने गाना परफॉर्म किया, मैं नील कर आया नील, मेरा तन मन नीलो नील। तो इसके जो वर्ड्स थे ना, तन मन नीलो नील, वो लिटरली मेरे जिस्म पर होते थे कि मेरे जिस्म का कोई ऐसा हिस्सा नहीं होता था जहाँ पे नील ना पड़ा हो। उस गाने में मोर देन 20 जंप्स होते थे मेरे, जो मैं राउंड करके नीचे ऑन माई नीज आती थी। तो जब मैं आता था ना, मैं तेरे पीछे रह गई दिल जानी, तो पब्लिक ऐसे होती थी कि कुड़ी से तो गोडे ही टूट गए। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। उसके बाद Amazing. उसी फिर परफॉर्मेंस में मेरा एक अब्रप्टली मैंने वो ड्यूरिंग परफॉर्मेंस मैंने नीज पर राउंड स्टार्ट किए, जो एक प्रॉपर सर्कल में चलते थे और चलते जाते थे। जैसा कि आप सीढ़ियाँ उतरते कहते थे कि मेरी मदर इज़ वेरी फैन ऑफ यू, तो वो आपके डांस की बड़ी फैन, वो स्पेशली कहती हैं कि यार कुड़ी चक्कर खूब लेती है। तो वो जो चक्कर, वो जो इस तरह का सर्कल एकदम मेरे जहन में आया और मैंने स्टार्ट किया, तो लोगों ने भी उसको दिल खोल कर दाद दी। और जब मैं खड़ी हुई तो मुझे स्टैंडिंग एविएशन मिला पब्लिक की तरफ से। तो वो जो मोमेंट था मेरे लिए, मैं समझती हूँ कि वही आज तक मुझे ज़िंदा रखे हुए है। वही ऑक्सीजन है जो हमारा प्यार है आवाम की तरफ से। तो दिल करता है कि आप फिर नई नई चीज़ें करें, और उसमें फिर देखें आपकी टीम भी बहुत मायने रखती है। और फिर मेरे सराउंडिंग्स में जो मेरी टीम है उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि अभी यहाँ से इंटरव्यू के बाद हम जब नेक्स्ट जाएंगे अपने सेगमेंट की तरफ, तो मैं आपको अपनी टीम से भी मिलवाऊंगी। क्योंकि देखिए अकेला बंदा कहीं कोई कामयाब नहीं होता जब तक आपको आपकी फैमिली की सपोर्ट ना हो, आपकी टीम आपके साथ सिंसियर ना हो। तो ये ब्लेस्ड चीज़ें होती हैं, और मेरा ख्याल है कि ये हर फनकार के साथ होनी चाहिए, बल्कि हर कामयाब इंसान के साथ होनी चाहिए। आपका नाम, जिस नाम को दुनिया जानती है, मेघा है। ये नाम किसने रखा था? इसके पीछे क्या लॉजिक क्या है? आपका असल नाम क्या है? मेघा रिलेटेड टू राग मेघ मल्हार, जो कि बरसात का राग है। मेघा छाए आधी रात, बैरन बन गई। क्या बात है। इसका मतलब होता है छा जाना। और ये नाम रखा किसने, आपने ये पूछा। ये मेरा नाम रखा था मैडम संगीता और जावेद फाजल साहब ने। वाह 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 वाह। नहीं बिल्कुल कंफ्यूज नहीं रही मैं, एक्चुअली तो उसको रिलेट करने की कोशिश कर रही हूँ कि वो सारा, और इसी को हमने डिफाइन करने की कोशिश की। मेरा जो अपकमिंग सॉन्ग, 2 मेरे सॉन्ग्स आ रहे हैं, जिसमें तेरे बिन मेघा छाए ना, जिसमें तेरे बिन मेघा छाए, ये मैं आपको परफॉर्म भी करके अभी हम जो कि नेक्स्ट सेगमेंट है इसको, क्योंकि मैं एज एन मॉडल, एज एन एक्ट्रेस, एज एन सिंगर, अपने जो मेरे सॉन्ग्स होते हैं उनको मैं खुद ही करती हूँ, तो वो उसकी हम आपको प्रैक्टिस भी दिखाएंगे। और सेकंड जो मेरा सॉन्ग आ रहा है, मैं कुड़ियाँ पंजाब दी। ये 2 जो सॉन्ग्स मेरे अपकमिंग आ रहे हैं, इसको आप देखिएगा अभी। तो मैं 2 लाइनें आपको उसकी सुनाती हूँ। तेरे बिन मेघा छाए ना, तेरे बिन मोहे चैन आए ना, तेरे बिन तेरे बिन तेरे बिन तेरे बिन। सा सा रे रे गा 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 रे रे सा गा गा मा मा पा 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 मा मा गा पा मा गा रे पा मा गा रे मा गा रे सा। क्या बात है, ब्यूटीफुल। अपने नए आने वाले गाने तेरे बिन के लिए डांस की रिहर्सल की। आजा पिया प्रेम रस आए ना, लंबी जुदाई
बाद योगा किया। आपकी अरेंज मैरिज थी या लव मैरिज? जी माशाल्लाह माशाल्लाह, इट इज़ अ लव मैरिज बट अरेंज्ड बाय अस। माशाल्लाह। आपकी शादी को वैसे कितना अर्सा हो चुका है? जी माशाल्लाह 4 साल होने को है माशाल्लाह। आपको अपने हस्बैंड में कौन सी चीज़ से जिसने सबसे ज़्यादा आपको इम्प्रेस किया? आपको पता है एक सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो रिस्पेक्ट की होती है। तो मैं समझती हूँ कि उन्होंने माशाल्लाह अल्लाह ने पहले ही इज़्ज़त से नवाजा हुआ था, लेकिन उनके साथ जुड़ के मैं समझती हूँ कि मज़ीद इज़्ज़तों की बुलंदियों पर मैं पहुँच गई। हाँ, इस इंडस्ट्री में कोई ऐसी शख्सियत जिससे आप बहुत मुतासिर हो? जी बिल्कुल, एज एन आर्टिस्ट मुझे बहुत सारे आर्टिस्ट पसंद हैं, चाहे वो लॉलीवुड के हों या बॉलीवुड के, क्योंकि चाइल्डहुड से ही मुझे पंजाबी गाने जो है ना वो बहुत अट्रैक्ट करते थे, जिनमें मैडम मुमताज़ के सॉन्ग्स और अंजुमन के, मैडम नूर जहाँ के, लता जी के। तो मैं समझती हूँ कि ये सब मेरे आइडियल्स हैं और मैं इन सब से हमेशा प्यार करती हूँ। और जब ये मेरे सामने इनके गाने लगते हैं तो मैं देख देख के दिल में इनके लिए दुआएं भी करती हूँ। तो मुझे ये सब बहुत प्यार करते हैं। बाबरा जी मेरी बहुत फेवरेट हैं और जब भी मेरी उनसे बात होती है तो वो बहुत प्यार से बात करती हैं और दिल से दुआएं देती हैं। आप कुकिंग करती हैं? हाँ जी, बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, कभी कभी जब टाइम मिले। अमूमन तो बस फरमाइशें ही होती हैं, ये बना दें ये वो बना दें, बस चलता रहता है मिक्स सा काम। कभी घर वाले बना देते हैं, कभी मैं बना देती हूँ। घर से गुलबर्ग वाक़े ज़ेरे तामीर प्लाजा को देखने के लिए पहुंची। अदाकारी और गुलकारी ये बहुत ज़्यादा डिमांडिंग काम है। ये सब करते हुए आप अपने घर की कंस्ट्रक्शन, इन चीज़ों को कैसे मैनेज करती हैं? जी बिल्कुल, आपने बात सही की है कि 24 आवर जॉब है ये, और इसमें ही फ़नकार का माइंड जो है वो उलझा रहता है। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि फ़नकार को अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। और जैसा कि आपने देखा है कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ पेंडेमिक हमने कितने लोगों को देखा है कि इस चीज़ के लिए कि जिन्होंने सेविंग्स नहीं की हुई, उनका जो था वो एक सिस्टम बहुत गड़बड़। और अल्लाह पाक सबको अपनी ज़मान में रखें और अपने पाँव पे खड़ा रखें। तो मैं ये समझती हूँ कि फ्यूचर के लिए प्लानिंग होनी चाहिए। सो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से अभी जो ये आपने ज़ेरे तामीर घर देखा है, इसको इंशाल्लाह होपफुली मैं लाइक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको करने का सोच रही हूँ। मेघा, आपने अब तक कितने स्टेज ड्रामे और फिल्म्स में काम किया है और आपका पसंदीदा ड्रामा या पसंदीदा फिल्म कौन सी थी? ओह माय गॉड, सच अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। क्योंकि फनकार का हर रोल उसका पसंद का रोल होता है और वो करता है। तो मैं तो समझती हूँ कि अभी तक कुछ किया ही नहीं है, अभी तो बहुत कुछ करना है। लेकिन फिर भी उनमें जो मेरे बहुत स्पेशल प्लेस हैं, मैं उनके 2-4 नाम आपको बताती हूँ। उसमें मेरा जो फर्स्ट प्ले था घुंघरू गिरा शरीफों में, वो, फिर माही आवेगा, हक्के बक्के, हंसते खेलते, मुस्कुराते मुस्कुराते। और क्योंकि जो प्लेस के नाम थे ना, ये जब इनकी वीडियो रिलीज़ हुई, इनके नाम वो चेंज कर देते थे। तो ज़्यादातर जो ड्रामों के नाम है ना, वो बहुत ज़्यादा चेंजेस के साथ उन्होंने रिलीज़ किए उन्हें। तो मूवीज़ में मुझे अपनी घराना मूवी बहुत पसंद है, रानो फड्डेबाज बहुत पसंद है, और शगना दी मेहंदी में मेरा बड़ा पावरफुल रोल था, एक बहुत ही शर्मीली सी लड़की का, कि बस वो कुछ ख़ानदानी दुश्मनियों की वजह से जो उसकी शादी डिसाइड की होती है वो टूट जाती है, तो उसका दिल टूट जाता है। मतलब वो बहुत एक टाइटल रोल था, मुझे वो बहुत पसंद है। इसके अलावा रानो फड्डेबाज, वैसे मेरी आदत फड्डे करने की है नहीं, लेकिन उसका चूँकि टाइटल रोल मैं कर रही थी तो उसमें मैंने काफ़ी फड्डे किए, लोगों को मारा पीटा भी। तो ये मुझे अपने बहुत पसंद है। और ड्रामों के जो हैं, उसमें मैंने आपको फितना जादूगरनी का बताया, वो मुझे बहुत पसंद है। अभी ईस्टर पे मेरा प्ले ऑन एयर हुआ है, उसमें बड़ा अच्छा मेरा दिल नशीन का कैरेक्टर था, जो कि अपनी फैमिली के लिए सब कुछ सेक्रीफाइस कर देती है और अपनी फैमिली को लुक आफ्टर करती है, सपोर्ट करती है। उसकी बीमार वालदा, उसके लिए वो शादी नहीं करती। तो मतलब इस तरह के कैरेक्टर जो है ना, वो मुझे बहुत पसंद है।
सोशल मीडिया पे जो आपका प्रोग्राम चुलबुली चल रहा है, इसके बारे में आप हमारे नाज़रीन को बताएं। जी बिल्कुल, चुलबुली मेघा का जो मेरा सोशल मीडिया पे इस वक्त जो वायरल शो हुआ है, इसके मुतालिक मैं आपको ये बताऊंगी कि ये मेरी शख्सियत का आगाज़ है। और वर्सटैलिटी तो हर आर्टिस्ट में होती है, तो ज़ाहिर फनकार अपने पॉइंट ऑफ व्यू से हर चीज़ को देखता है। तो चुलबुली मेघा में हम जो हमारे इर्द गिर्द का माहौल है या कह लें ख़बरें हैं या हालात हैं, उसको चुलबुली किस अंदाज से देखती है, वो एक रवायती अंदाज से हटकर है और जिसमें वो मज़े मज़े के तबसरे करती है, पैरोडी सॉन्ग्स भी करती है और लाइट मूड में कुछ ऐसी बातें भी लोगों को बताई जाती हैं जिसमें हमारे ज़िम्मेदार शहरी लोग भी शामिल हैं, हमारे सियासतदान हैं, हर फील्ड से रिलेटेड लोगों के इसमें ख़बर शामिल होती है। तो मुझे पर्सनली ये बहुत पसंद है और 2-3 चैनल से इसकी ऑफ़र भी हैं इसको टीवी के लिए, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द इसको आप एक अच्छे चैनल पर भी देखेंगे। सो चुलबुली मेघा इज़ मी। प्राइवेट प्रोडक्शन पहुंचे जहां मेघा ने अपने प्रोग्राम चुलबुली मेघा की रिकॉर्डिंग की। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, पखैर रागले एंड वेलकम टू चुलबुली मेघा शो। और इसमें मिलेंगी आपको चुलबुली खबरें और मजे मजे के तबसरे। ताफू स्टूडियो के लिए रवाना हुए। आप अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में हमें बताएं। काफ़ी हद तक तो आपको दिखा भी दिए हैं प्रोजेक्ट्स मैंने, जिसमें आजकल मैं अपना टाइम स्पेंड कर रही हूँ। एक तो मेरा आपने देखा है प्लाज़ा है, घर जो हम बना रहे हैं उसको इन फ्यूचर मैं सोच रखती हूँ उसको कन्वर्ट करूँगी। साथ साथ मेरी कुछ सोशल मीडिया की एक्टिविटीज़ हैं जिसमें मेरा चुलबुली है उसको मैं होस्ट कर रही हूँ। और रिसेंटली मैंने एक निजी चैनल का शो होस्ट किया था और साथ साथ सोशल मीडिया की एक्टिविटी इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ये क्योंकि अप टू डेट आर्टिस्ट को रहना बहुत ज़रूरी है। और सिंगिंग अब मेरा टोटली महवर जो है मेरे जो फ़नी करियर का वो सिंगिंग है, अब मैं उसी को ही फोकस कर रही हूँ। और मेरे जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं म्यूज़िक के हवाले से, मेरा एक बहुत बड़ा गाना कुड़ी पंजाब दी आ रहा है जिसके लिए अभी हम तारिक ताफ़ो साहब की तरफ जा रहे हैं और वहाँ पर कुछ म्यूज़िक से रिलेटेड मैंने उनसे बात करनी है, कुछ उन्होंने तैयार भी किया हुआ है, वो सुनेंगे और उसके लिरिक्स आपको थोड़े से दिखाऊँगी जो कि बहुत टच्ची से हैं। कि उसकी जो वर्डिंग है ना, जो एक लास्ट वर्ड आता है, वे मैं सपने यूँ पाल दी, तो वो मुझे बड़ा अट्रैक्ट करता है। तो बाकी आप देखिएगा। और बाकी ख़वातीन के हवाले से कुछ करने की मैं सोच रखती हूँ कि हम जो बीइंग अ वुमन मेरा भी इसमें कंट्रीब्यूशन होना चाहिए और है भी। आपने देखा कि लास्ट 3-4 ईयर से बहुत ज़्यादा हम लोग सर्विंग कर रहे हैं। अल्लाह जानता तंजीम है, उसके साथ मैं अटैच हूँ, सगे सरवर साहब की वो है। और मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा इसमें कार खैर में हिस्सा डालते हैं जो कि हम मिल के करते हैं। सो बाकी चल रहा है। आपको सिंगिंग से किस हद तक लगाव है? मुझे जब भी वक्त मिलता है ना, लाइक मैं कोई भी काम कर रही हूँ तो म्यूज़िक उस चीज़ का पार्ट होता है। और सिंगिंग के लिए जो मुझे टाइम मिलता है, लाइक वो सुबह जब मैं उठती हूँ अपने आफ्टर बेड टी, तो मेरा होता है कि मैं कम से कम 2 घंटे प्रैक्टिस लाजमी करूँ, क्योंकि आपको पता है प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते किसी भी चीज़ की तो आप उस चीज़ तक पहुँच ही नहीं सकते। तो ये बहुत मुश्किल है और मुझे जो भी टाइम मिलता है मैं उसमें अपनी सिंगिंग की प्रैक्टिस करती हूँ, विद इंस्ट्रूमेंट भी और विदाउट इंस्ट्रूमेंट भी। अस्सलाम वालेकुम तारिक। वालेकुम सलाम, वेलकम। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त। आज जब मैं आपके पास आई हूँ, आपको पता है सुबह से मैं मेघा के साथ जो है प्रोग्राम की सारी एक्टिविटीज़ करते करते हम आप तक पहुँचे हैं। अब आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि आपका इनके साथ काम करने का जो तजुर्बा है वो कैसा रहा? अच्छा, बड़ा ज़बरदस्त आपने क्वेश्चन कर दिया, तो बहुत ही अच्छा आंसर दूंगा मैं। मेरे प्रोग्राम में मैंने बताया था कि 7 सुर होते हैं, 8वां सुर
अदब का मेगा के पास है। तो अब ये हिसाब लगा लें, मेरा ख्याल है तो मेगा जी को 3 साल हो गए। वैसे तो हम एज ए कुली बहुत हमने काम चाम किया है, टूर भी किए हैं, लेकिन 3 साल में ऐसे लगा जैसे कि मेरा म्यूज़िक मेगा के लिए बना है और मेरी सिंगिंग की जो बेस्ट आर्टिस्ट ऑफ द ईयर वो मेगा जी है। क्या वजह है, क्यों लगा आपको ऐसा? इस वजह से कि वो पैशनेट है, दिल की अच्छी है, नीयत की अच्छी है, अपने काम को शौक से करती हैं और कोई अंदर कोई किसी का बुरा नहीं है, बड़ा मज़ा आता है। कौन से प्रोजेक्ट्स किए जिनमें बहुत मज़ा आया? अभी हमने किया लास्ट टाइम हमारा बॉर्डर पार किया हमने, और माशाल्लाह इंटरनेशनल लेवल पे उसे हमें अमेरिका भी भेज दिया, हम मिडल ईस्ट भी चले गए। और एक मुख्तसर किस्सा है, बहरीन में शो थे मैं और मेगा, सिर्फ 2 आर्टिस्ट, और हमने 4 घंटे का शो किया। क्या बात। और ऐसे एल्बम की है, और मेगा आर्टिस्ट तो थी, लेकिन इसमें उनका एक वो रोल था, हमेशा कहती है कि माँ बाप ने जन्म दिया है, म्यूजिक में मुझे तारिक भाई ने जन्म दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह ये इतने बड़े अल्फाज हैं मेरे लिए, बहुत बड़े। तो कोशिश करता हूँ कि मेरे जो मेरे सॉन्ग होते हैं जस्ट लाइक माय किड्स, तो मेगा मेरी बहन भी है, मेरी स्टूडेंट भी है, बड़ा प्यारा, बड़ा पकीज़ा रिस्पेक्टेबल रिश्ता है मेरा। इनकी शख्सियत के कौन से पहलू हैं जो आपको मुतासिर करते हैं? कोई ऐसा पहलू नहीं है जो मुझे मुतासिर नहीं करता। बहुत अच्छी आर्टिस्ट के अलावा बहुत अच्छी बहन है, और अच्छा मज़े की बात है, जितनी हमारी जो आर्टिस्ट बरादरी है वो कहते हैं यार जाते हम टूर पे जाते हैं तो मेगा हमें ना ऐसे लगते जैसे हमारे साथ कोई हमारी माँ बैठ गई। तो मैंने इसका नाम ही डाल दिया मदर किया। और इसमें कोई शक यकीन करें ये अल्लाह की तरफ से होता है, कोई ये नहीं है कि ऐसा कुछ भी नहीं। वैसे तो सारी दुनिया एहसास करने वाली प्यार करने कम है, बहुत कम। अच्छा हमने दुबई टूर, मैं कभी बगैर काम के कहीं नहीं गया, इतने प्रोफेशनल हैं हम, कभी भी नहीं गए हम कहीं भी। तो हमने टूर किया, 1 वीक का था। अच्छा। तो वो 1 महीने में तब्दील हो गया सिर्फ मेगा की वजह से। इतना मजा आ रहा है, हम अपना घर भूल गए। लेकिन हमने वहाँ अपना डायरेक्टर बुला लिया, हमने दुबई में अपने मात्र 6-7 वीडियोस बनाए। तो ये बड़े कम लोग होते हैं जो सोचते हैं और कर भी लेते हैं, और वो चीज़ होती है जो अल्लाह चाहे। मेगा, मैं आपसे एक आखिरी सवाल करूंगी जो मैं अपनी हर मेहमान शख्सियत से प्रोग्राम के आखिर में करती होती हूँ। वो ये कि हर इंसान के दिल में कोई ना कोई ऐसी ख्वाहिश होती है जिसके लिए वो तड़प रहा होता है, जिसको पूरा करने की जस्तजू में होता है। क्या आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसी कमी है, कोई ऐसी ख्वाहिश है जो आप चाहती हैं कि पूरी हो जाए? सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, सिटी 42 की टीम का और तारिक भाई का, कि जिन्होंने हमेशा बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे मेरी बात को वेलकम किया और मुझे बहुत प्यार करते हैं। और चलते हैं आपके सवाल की तरफ कि बात फिर वही आ जाती है कि ऐसी हज़ारों ख्वाहिशें कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, लेकिन मैंने हमेशा ये सब्र किया है और शुक्र किया है कि जो मुझे मिल गया वो मेरे नसीब में था, लेकिन कोशिश में मैं लगी रहती हूँ अच्छे से अच्छा करने की। सो अब मैं जिस फील्ड में हूँ, जैसा कि तारिक भाई ने कहा कि सिंगिंग मेरा पैशन है, पहले एक्टिंग थी, अब सिंगिंग मेरा पैशन है, और मैं जिस चीज़ के पीछे लग जाती हूँ उसमें मेरी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल का वर्ड नहीं होता। मैं अपनी एबिलिटीज़ में रहते हुए हर काम कर जाती हूँ और अल्लाह पाक के साथ करवा देते हैं। लेकिन एज सच मेरी अब कोई ख्वाहिश नहीं है, सच्ची बातों को बताऊँ कि मैंने अब ये करना है, बस मैं वो काम करूँ जिसमें मेरी भी रिस्पेक्ट हो, मेरे घर वालों की रिस्पेक्ट हो, और जो मुझे इतना मान प्यार देते हैं उन सब की रिस्पेक्ट हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू।